केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के दूसरे चरण को दी मंजूरी। बुरारा चाकुलिया के बीच बिछेगी तकरीबन 60 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार नई दिल्ली दौरे पर। रक्षा राज्य मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात, विभिन्न विषयों पर चर्चा। रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में छापेमारी, वार्ड, बैरक, सेल और अन्य स्थानों की हुई गहन जांच, कई आपत्तिजनक सामान जब्त। और अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक की कुश्ती स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया। पदकवीर भारतीय पुरुष हॉकी टीम के सदस्यों की वतन वापसी पर हुआ भव्य स्वागत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने चालू वित्तीय वर्ष से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लागू किए जाने की भी मंजूरी दी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना के तहत 3 करोड़ नए आवास बनाए जाएंगे। पिछले 10 वर्षों में 4 करोड़ घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे देश भर में एक बहुत बड़ा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इससे आया है। इसी कड़ी में 3 करोड़ नए घर बनाने का फैसला लिया गया, जिसमें 3,60,000 करोड़ 3,60,000 करोड़ रुपीस का टोटल बजटरी प्रोविजन रहेगा। 2 करोड़ घर रूरल एरियाज में रहेंगे और 1 करोड़ घर अर्बन एरियाज में। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रेल मंत्रालय की 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन पर 24,657 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। बुरारा चाकुलिया के बीच तकरीबन 60 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन को भी मंजूरी दी गई है, जिससे पूर्वी सिंहभूम, झारग्राम और मयूरभंज जुड़ेंगे। बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं को बताया कि ये परियोजनाएं झारखंड समेत 7 राज्यों के 14 जिलों को कवर करेंगी। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से आकांक्षी जिलों और जनजातीय क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा मिलेगा। क्षेत्र, आदिवासी बहुल क्षेत्र, इन सब को एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट का माध्यम मिलेगा। इन 8 प्रोजेक्ट से 143 मिलियन टन कार्गो रेल मोड पे आएगा। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बैठक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले पर विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है और मंत्रिमंडल का निर्णय है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण प्रणाली संविधान के अनुसार होनी चाहिए। प्रावधान नहीं है। कैबिनेट का सुविचारित मत है, वेल थॉट थ्रू डिसीजन है कि बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के अनुसार ही एससी और एसटी का रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार नई दिल्ली के दौरे पर हैं। राज्यपाल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई।
प्रदेश भाजपा के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा सरमा रांची दौरे पर हैं। वे पार्टी की विभिन्न संगठनात्मक बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा रांची में 23 अगस्त को प्रस्तावित रैली की तैयारियों की भी वे समीक्षा करेंगे। झारखंड समेत देश भर में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर खासा उत्साह दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। आजादी के महापर्व को विशेष बनाने के लिए केंद्र सरकार ने शुक्रवार से देश भर में हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया। 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स की डीपी पर तिरंगा लगाकर की। साथ ही पीएम ने लोगों से भी इस अभियान से जुड़ने की अपील करते हुए हरघरतिरंगा.com पर सेल्फी अपलोड करने का आह्वान किया। पीएम मोदी की अपील से प्रोत्साहित होते हुए गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेताओं ने अपनी डीपी बदलकर तिरंगा लगाकर लोगों से भी इस अभियान से जुड़ने की अपील की। इसी के साथ केंद्र सरकार ने राज्यों से राष्ट्र ध्वज तिरंगे को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने और तिरंगे से लोगों को जोड़ने से जुड़ी गतिविधियां संचालित करने के निर्देश दिए हैं। इस क्रम में मणिपुर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में हर घर तिरंगा अभियान की गूंज देखी जा रही है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया। मुंबई अगस्त क्रांति में बड़ी संख्या में लोगों ने इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, इनकी संकल्पना से हर घर तिरंगा ये अभियान शुरू हो गया। आज ये अभियान इतना बड़ा हो गया है कि ये एक क्या कहते हैं क्रांति के रूप में हम देख रहे हैं और ये तिरंगा झंडा हर एक के हाथ में हम देख रहे हैं। इसी तरह मणिपुर के सेनापति जिले में जिला प्रशासन ने एस्ट्रो टर्फ ग्राउंड में तिरंगा यात्रा, तिरंगा प्रतिज्ञा और तिरंगा कैनवास का शुभारंभ किया। वहीं उत्तर प्रदेश के मथुरा में हर घर तिरंगा अभियान की अनोखी झलक देखने को मिली। मथुरा वृंदावन नगर निगम के नगर आयुक्त शशांक चौधरी के अनुसार वहां महिलाओं ने 2000 तिरंगे तैयार किए हैं। इससे एक और जहां महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं, महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर लोग उनसे तिरंगा खरीद कर अपने घर प्रतिष्ठानों पर लगा रहे हैं और इस अभियान से जुड़ रहे हैं। इसी के तहत राजस्थान के झुंझुनू में पुलिस के जवानों और अधिकारियों ने पुलिस लाइन से शहीद स्मारक तक तिरंगा यात्रा निकाली। वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस अभियान को मातृभूमि के सम्मान के प्रति समर्पित बताया। वास्तव में तिरंगा यात्रा देशभक्ति के लिए और झंडे के राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में ये यात्रा है। निश्चित रूप से पूरे देश भर में इसको लेकर अच्छा वातावरण है। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही 2022 में शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान में 2022 में कुल 6 करोड़ लोगों ने तिरंगे के साथ अपनी फोटो मंत्रालय के साथ साझा की थी, जबकि साल 2023 में 10 करोड़ लोगों ने अपनी फोटो तिरंगे के साथ भेजी थी। इस साल ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। इस अभियान का उद्देश्य वीर स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर मां भारती को सम्मान देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने देश की एकता और संप्रभुता की मजबूती के लिए लोगों से हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने की अपील की है। और आजादी का महोत्सव ये कोई साधारण महोत्सव नहीं, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र की संप्रभुता और राष्ट्र की अखंडता, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान कि हमारी आन बान और शान तिरंगा, जिस तिरंगे के आन बान शान के लिए हमारे लाखों सैनिकों ने अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया, सर्वोच्च बलिदान दिया, ऐसे सूरवीरों को मेरा सैल्यूट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान पर हर घर तिरंगा, देश का कोई टोला मोहल्ला छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे तिरंगों को लहराने से एक देश प्रेम का ज्वार, और देश प्रेम का ज्वार जब देश प्रथम का भाव लाता है, राष्ट्र प्रथम का भाव लाता है। 15 अगस्त हमारे स्वाधीनता दिवस, आइए हम सब अपने अपने घरों में भारतीय तिरंगा लहराएं। 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं।
वंदे मातरम। हजारीबाग में भी हर घर तिरंगा अभियान से खास और आम जुड़ रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान हजारीबाग में देश प्रेम की अलख जगा रहा है। स्थानीय आनंदा चौक में भी इसकी बानगी दिखी। भाजपा नेता अभिमन्यु प्रसाद के आवाज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हुई। श्री प्रसाद ने सभी से अपने घरों और दफ्तरों पर तिरंगा लगाने की अपील की। हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज हम लोगों का ये जो कार्यक्रम है 9 से 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा लगाना है। हर घर में तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित करना है और घर घर जाकर के लोगों से आग्रह करना है, उनके घर में तिरंगा लगाना है। इस मौके पर पार्टी के जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह ने भी लोगों से इस अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। तो राष्ट्र प्रेम के लिए अपने आप को लोग समर्पित हैं। साथ ही साथ अभी इसी कार्यक्रम के तहत 13 तारीख को हजारीबाग के सभी विधानसभा में बाइक रैली युवा मोर्चा के नेतृत्व में निकाला जाएगा और एक संदेश दिया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्र प्रेम के लिए समर्पित है और यही संदेश पहुंचाना। साथ ही राज्य के अन्य जिलों में भी हर घर तिरंगा अभियान से लोग लगातार जुड़ रहे हैं। हजारीबाग से ब्यूरो की रिपोर्ट। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 2025-26 के लिए कक्षा 6वीं के प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रवेश परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। ग्रीष्मकालीन JNV के लिए 18 जनवरी 2025 को तो शीतकालीन 12 अप्रैल 2025 को प्रवेश परीक्षा का आयोजन होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल चालू कर दिया गया है। अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट www.navodaya.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 16 सितंबर 2024 है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। रांची में 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव का आज समापन होगा, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। इन 2 दिवसीय महोत्सव में आदिवासी संस्कृति और सभ्यता के अद्भुत दर्शन तो हो ही रहे हैं, साथ ही कई स्टॉल भी लगाए गए हैं। झारक्राफ्ट के स्टॉल पर आदिवासी परिधानों और लाइव हस्तकरघा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में लगे प्रदर्शनी हॉल में लगे झारक्राफ्ट स्टॉल के ऑर्गेनिक सिल्क का आकर्षण लोगों को खूब भा रहा है। झारक्राफ्ट के प्रतिनिधि उमाकांत ने बताया कि झारक्राफ्ट ऑर्गेनिक सिल्क उत्पादों को बनाया जाता है। इसमें कुकुन से धागा और धागे से कपड़े तक की पूरी प्रक्रिया प्राकृतिक मानकों के साथ ही की जाती है। हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम हम लोग काम करते हैं। तो हैंडलूम में हमारा स्पेशलाइजेशन है तसर में। जो तसर की साड़ियाँ होती हैं, तसर के फैब्रिक होते हैं, तसर से हमारे रिलेटेड सब चीज़ होते हैं। उन्होंने बताया कि आदिवासी बुनकरों ने ये उत्पाद तैयार किए हैं। यहाँ के लोगों द्वारा निर्मित हस्तकरघा को स्टॉल में प्रदर्शित किया गया है। इनमें एरी सिल्क, तसर सिल्क, मलबरी सिल्क, कॉटन आदि की साड़ियाँ सहित दूसरे निजी उपयोगी वस्तुओं की बिक्री भी हो रही है। सिल्क में बहुत सारा है, तसर हुआ, मूंगा हुआ, मलबरी हुआ, एरी हुआ, ये सब सारा चीज़ हम लोग प्रोडक्शन करवाते हैं। हेड ऑफिस में आके हमारा वैल्यू एडिशन होता है। इसमें कुर्ती बनते हैं, शर्ट बनते हैं, ताज बनते हैं, सब चीज़ के बाद प्रोडक्शन होता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। प्रदर्शनी में झारक्राफ्ट द्वारा लाइव हस्तकरघा एवं रीलिंग मशीन चलाकर कुकुन से धागा और धागे से कपड़े बनाने की प्रक्रिया दिखाई जा रही है। महोत्सव में आए लोगों ने बताया कि ये पारंपरिक वस्तुओं को बढ़ावा देने का उचित माध्यम बना है। यहाँ पर क्या अच्छा लगा कि जो आदिवासी जो डांस सब जो कल्चर है वो सब वही सब अच्छा लगा। जो यहाँ पर दुकान लगाए हैं वही सब अच्छा लगा देखने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास है और यहाँ पर सब लोग अपना नीड का सामान खरीदने के लिए रांचीवासी लोग आते हैं और सबको अपनी चॉइस का चीज़ यहाँ मिल जाता है। और उस पर सरकार भी बहुत ध्यान दे रही है। एक छोटा कुटीर और लघु उद्योग को बढ़ावा दे रही है। जो यहाँ की महिलाएं स्वयं SHG बना के, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के वो इसको बना रही है और कुछ रोजगार भी प्राप्त कर रही है। झारक्राफ्ट के इस स्टॉल में हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, ड्रेस, चादर, सिल्क एवं कॉटन साड़ी, शॉल, डोकरा से बने पारंपरिक आभूषण, हसूली, पैला, सोहराय पेंटिंग, जादू पटिया पेंटिंग समेत विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बिक्री हेतु उपलब्ध हैं। रांची से शिवानी की रिपोर्ट।
रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में आज सवेरे छापेमारी हुई। इस दौरान उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा की अगुवाई में 200 पुलिस जवानों ने सभी वार्ड, बैरक और अन्य स्थानों की सघन जांच की। इस दौरान खैनी, गुटखा और पेनड्राइव समेत अन्य आपत्तिजनक सामान जब्त किया गया। रांची के नजदीक सोनाहातू थाना क्षेत्र में 11,000 बिजली प्रवाहित तार की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नशे में धुत वो व्यक्ति परिवार के अन्य सदस्यों के साथ खेत में काम कर रहा था। घर जाने के क्रम में वो बिजली के खंभे पर चढ़ गया, जिससे करंट से उसकी मौत हो गई। रांची जिले की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 4,300 किलो डोडा जब्त किया है। एनसीबी की टीम ने मांडर टोल प्लाजा के पास से ये जब्ती की है। पकड़े गए डोडा का बाजार मूल्य 5 करोड़ रुपए से अधिक है। इस मामले में टीम ने ट्रक चालक और खलासी को गिरफ्तार किया है, जो चतरा जिले के रहने वाले हैं। आज दुनिया भर में विश्व शेर दिवस मनाया जा रहा है। शेरों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2013 से इस दिवस को मनाने की परंपरा शुरू हुई है। जंगली जानवरों में शेर की अपनी शान है। द लॉयन किंग फिल्म ने सिम्बा के किरदार को हमेशा के लिए अमर कर दिया। फिल्म में युवा शेर का बच्चा है जो अंत में राजा बन जाता है। अब ये शेर असल जीवन में केवल अफ्रीका और भारत में पाए जाते हैं। हर साल 10 अगस्त का दिन दुनिया भर में विश्व शेर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य शेरों के संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करना है। जागरूकता की कमी की वजह से शेरों की संख्या कम होती जा रही है, इसलिए इसके संरक्षण की तत्काल आवश्यकता है। भारत में एशियाई शेरों की जनसंख्या में पिछले 5 वर्षों में रिकॉर्ड 29% की बढ़ोतरी हुई है। 2015 में शेरों की संख्या जहां 523 थी, वहीं 2020 में ये बढ़कर 674 हो गई। एशियाई शेर भारत के गुजरात राज्य में स्थित गिर वन में पाए जाते हैं। पूरे देश में कुल 208 एशियाई शेर हैं, जो कि देश भर के 31 चिड़ियाघरों में रखे गए हैं और ये शेरों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के अलावा बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय है। याद रखें कि जंगल के राजा को अब पहले से कई अधिक हमारी सुरक्षा की आवश्यकता है। उनके आवासों को संरक्षित करने, अवैध शिकार विरोधी प्रयासों का समर्थन करने और ये सुनिश्चित करने के लिए आंदोलन में शामिल हो कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम जंगल के राजा यानी शेर को संरक्षित कर पाए। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। विश्व जैव ईंधन दिवस भी आज मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार के प्रयासों से जैव ईंधन के क्षेत्र में भारत में काफी प्रगति हुई है। बायोफ्यूल सिर्फ विज्ञान नहीं है, बल्कि वो मंत्र है जो 21वीं सदी के भारत को, और न सिर्फ भारत को, पूरे विश्व की मानव जात को नई ऊर्जा देने वाला है। हाल के वर्षों में जैव ईंधन आशा की एक किरण के रूप में उभरा है, जो न सिर्फ जलवायु परिवर्तन से निपटने बल्कि सतत टिकाऊ भविष्य बनाने का मार्ग भी प्रशस्त कर रहा है। फसलों से निकले ईंधन, फसल के अवशेष से निकले ईंधन, कूड़े कचरे से निकले ईंधन को बायोफ्यूल के रूप में जाना जाता है। आज बायोफ्यूल भारत के गांव से लेकर शहर तक के जीवन को बदलने वाला है, बेहतर बनाने वाला है। बायोफ्यूल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किसानों की आमदनी को बढ़ाने के साथ ही रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहा है। इसके इस्तेमाल से देश का धन भी बचेगा और पर्यावरण के लिए भी वरदान साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में एक परिवर्तनकारी मील का पत्थर साबित हुआ है। भारत
अमेरिका और ब्राजील द्वारा संचालित ये गठबंधन टिकाऊ जैव ईंधन के माध्यम से महत्वपूर्ण ऊर्जा और आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने का एक ठोस प्रयास है। विकास और पर्यावरण के बीच एक संतुलन बनाकर आगे बढ़ने की नीति पर भारत सरकार काम कर रही है। इसी के चलते साल 2018 में जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को मंजूरी दी गई, जिसका लक्ष्य 2030 तक 20% इथेनॉल पेट्रोल के साथ मिलाने की क्षमता विकसित करना है। इथेनॉल सम्मिश्रण में 2014 में 1.5% से उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो 2023 में 12% हो गई, जिससे कार्बन उत्सर्जन में लगभग 42 मिलियन मीट्रिक टन की कमी आई। इसके साथ ही इथेनॉल के उपयोग से भारत की COP26 प्रतिबद्धताओं में भी मदद मिलेगी। 2024 के अंत तक दुनिया भर में जैव ईंधन की खपत 203.7 हजार मीट्रिक टन तक बढ़ने की उम्मीद है। 2030 में वार्षिक इथेनॉल और बायोडीजल की खपत लगभग 224 हजार मीट्रिक टन होने का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल बाजार में अस्थिरता के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही है। जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने और उसमें तेजी लाने के लिए इससे अधिक और इससे उपयुक्त समय नहीं हो सकता है, जो भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य की ओर बढ़ने में भी मदद करेगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। तिरंगा यात्रा कार्यक्रम के मद्देनजर रांची में भाजपा अपर बाजार मंडल की बैठक हुई, जिसमें रांची विधायक सीपी सिंह भी शामिल हुए। बैठक में कार्यक्रम को सफलीभूत करने के लिए विचार विमर्श हुआ। इस दौरान महानगर अध्यक्ष वरुण साहू समेत अन्य नेता उपस्थित थे। गुमला उपायुक्त ने वर्चुअल माध्यम से झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत जिले में आयोजित हो रहे विशेष शिविर को लेकर बीडीओ और संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिक से अधिक महिलाओं को योजनाओं से जोड़ने की हिदायत दी। महिला और बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्री बेबी देवी ने बोकारो के नवाडीह में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना आवेदन संग्रहण केंद्र का निरीक्षण कर जरूरी निर्देश दिए। बोकारो में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर सभी पंचायतों, आंगनबाड़ी केंद्रों और वार्डों में आवेदन संग्रहण केंद्र की व्यवस्था की गई है। इन केंद्रों पर लाभार्थियों से ऑफलाइन आवेदन प्राप्त किया जा रहा है। चतरा में कल विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान 58 व्यक्तिगत और 19 सामूहिक वनपट्टा का वितरण किया गया। इस मौके पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता और जिले के उपायुक्त रमेश घोलप समेत अन्य लोग मौजूद थे। देवघर उपायुक्त ने बच्चों और महिला श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मातृत्व विश्राम गृह का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि 10 चिन्हित स्थानों पर मातृत्व विश्राम गृह का निर्माण कराया गया है। इन केंद्रों पर सैनिटरी पैड, बिस्कुट और अन्य सुविधाएं निःशुल्क दी जाएंगी। देवघर बाबा मंदिर प्रांगण स्थित 19 दानपात्र को मंदिर प्रशासन की देखरेख में खोला गया। इस दौरान गिनती के बाद दानपत्र से लगभग 22,84,291 रुपए प्राप्त हुए। देवघर उपायुक्त ने सारठ पंचायत भवन में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के मद्देनजर विशेष शिविर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आवेदकों से भी बातचीत की तथा आवेदन के बाद पावती रसीद आवश्यक रूप से लेने का सुझाव दिया। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को 100% योग्य लाभुकों को योजनाओं से जोड़ने का निर्देश दिया। साहिबगंज अंतर्गत मंडरों के बास्को बेड़ो और बांसकोला आदर्श गांव में विशेष शिविर का आयोजन कर ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की गई। साथ ही योजनाओं के आच्छादन सर्वेक्षण की भी शुरुआत की गई। जामताड़ा उपायुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मिशन मोड पर 100% पात्र महिलाओं को योजना का लाभ देने तथा ऑफलाइन आवेदनों का त्वरित गति से डिजिटलाइजेशन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। देवघर में चल रहे राजकीय श्रावणी मेले में देश दुनिया से लगातार बाबा भोले के भक्त पहुंच रहे हैं। कांवरियां पथ पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सेवा में नंदन बाबा लगे हैं, जिनकी आजकल खूब चर्चा हो रही है।
और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के दूसरे चरण को दी मंजूरी। बुरारा चाकुलिया के बीच बिछेगी तकरीबन 60 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार नई दिल्ली के दौरे पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात, विभिन्न विषयों पर चर्चा। रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में छापेमारी, वार्ड, बैरक, सेल और अन्य स्थानों की हुई गहन जांच, कई आपत्तिजनक सामान जब्त। और अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक की कुश्ती स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया। पदकवीर भारतीय पुरुष हॉकी टीम के सदस्यों की वतन वापसी पर हुआ भव्य स्वागत।